पैमाने के n-1 खानों के बराबर होता है, ठीक है। चलिए समझ लीजिए बात। देखिए लंबाई का मापन जो होता है यानी कि विभिन्न तरीकों से किया जाता है, आप लोग पता होना चाहिए। और अलग अलग ध्यान रखिएगा कि इसको मापने के लिए क्या होता है, उपकरण होता है, ठीक है। कुछ बहुत छोटा दूरी होगा, हम सभी प्रकार की दूरी एक ही प्रकार के मापन यंत्र से नहीं कर सकते हैं। कुछ हो सकता बहुत बड़ा दूरी होगा, कुछ बहुत छोटा दूरी होता है, तो आप चाहिएगा कि सबको एक ही प्रकार के उपकरण से हम माप लें, तो ये संभव नहीं है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि भिन्न भिन्न प्रयोगों एवं परिस्थितियों में हम अत्यंत सूक्ष्म, जैसे अणुओं परमाणुओं का आकार, परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, उसका आकार हम जिस उपकरण से मापते हैं उस उपकरण की सहायता से हम चाहेंगे कि बहुत बड़ी दूरी को माप ले, ये ध्यान रखिए संभव नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिए उसको मापने में बहुत अधिक दिन लग जाएगा, बहुत अधिक समय लग जाएगा, जो कि ध्यान रखिएगा ये एक क्या होता है, कठिनाईजनक होता है, ठीक है। यही लिखा गया है कि सूक्ष्म जैसे अणुओं परमाणुओं का आकार से लेकर अत्यंत अधिक, जैसे यहाँ पे किसी तारे की दूरी हो गया, चंद्रमा की दूरी हो गया, किसी ग्रह की दूरी हो गया, किसी उपग्रह की दूरी हो गया, यानी आकाशीय पिंडों की दूरी ज्ञात करना होगा, तो ये बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, ठीक है। तो इसकी दूरी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि दूरियों को ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। इस बृहद परास की सभी दूरियां एक ही प्रकार के यंत्रों द्वारा मापना या ज्ञात करना संभव नहीं होता है, यानी कुछ बड़ी दूरी होता है और कुछ छोटी दूरी होता है, हम सबको चाहे एक ही यंत्र से माप लें तो ये संभव नहीं है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि इन विधियों को दो वर्ग में विभाजित किया जाता है। देखिए बड़ी दूरी और छोटी दूरी को मापने के लिए क्या किया जाता है, कुछ अलग अलग विधि होता है, तो उस विधि को हम लोग मुख्य रूप से दो विधि में दो वर्गों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। एक होता है कौन सा, प्रत्यक्ष विधि जिसको बोला जाता है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष विधि जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। तब प्रत्यक्ष विधि में ध्यान देना होगा कि प्रत्यक्ष विधि से उन दूरियों का मापा जाता है जिसका मान जो होगा 10 की पावर 2 मीटर से लेकर 10 की पावर -5 मीटर तक होता है, यानी उसके रेंज में होगा, तो उसको हम लोग किस विधि से माप सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से माप सकते हैं। प्रत्यक्ष के मतलब डायरेक्ट मापना होगा, जैसे ये बेंच है तो बेंच को मापना होगा तो क्या कर सकते हैं, मीटर स्केल लगाएंगे और डायरेक्ट इसको माप देंगे। इसी तरह से ध्यान रखिएगा कि कोई कपड़ा वगैरह आप देखे होंगे, कपड़ा की मान लीजिए लंबाई मापना होता है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट मीटर स्केल लगाते हैं और माप देते हैं कि हाँ 1 मीटर 2 मीटर कितना मीटर होता है, तो इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अच्छा, प्रत्यक्ष विधि से ध्यान रखिएगा क्या होता है कि छोटे आकार की दूरी को मापा जाता है, बहुत लंबा दूरी होगा तो इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, यही लिखा गया कि इस विधि में उन लंबाइयों को मापा जाता है जिसकी माप जो होगा क्या होगा, 10 के पावर 2 मीटर से लेकर 10 के पावर -5 मीटर तक होता है। इस विधि में मीटर स्केल किसका उपयोग करते हैं, मीटर स्केल का उपयोग करेंगे। उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करेंगे, स्क्रू गेज जिसको पेच मापी बोलेंगे उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद गोलाई मापी या गोलीय मापी इसको बोलते हैं, गोलाई मापी बोलिए या गोलीय मापी बोलिए, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि इस विधि द्वारा छोटी दूरियों का मापन किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे छोटी दूरियों का मापन, उसके बाद पढ़ेंगे बड़ी दूरियों का मापन, जैसे कोई आकाशीय पिंड हो गया, तारा हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, इसकी दूरी ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। समुद्र के अंदर अगर कोई चट्टान है, मछली है, हवाई जहाज है, उसका दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इसको लिया जाता है बड़े आकार की दूरी में, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल कौन से छोटी आकार की दूरियों का मापन करना चाहेंगे। तो छोटी दूरियों का मापन यहाँ लिखा है, छोटी दूरियों का मापन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहला वर्नियर कैलिपर्स द्वारा कैसे करेंगे, तो यहाँ वर्नियर कैलिपर्स में आपको ध्यान देना होगा कि इस यंत्र में 2 पैमाने होते हैं। कितना पैमाने, 2 पैमाने होते हैं, जिसमें से एक को मुख्य पैमाना कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः ये जो सामान्यतः मिलीमीटर के भागों में अंकित होता है। जो मुख्य पैमाना होता है ना,
मुख्य पैमाना वो किसमें होता है, मिलीमीटर में अंकित होता है। किसमें अंकित होता है, मिलीमीटर। जैसे आप स्केल देखे होंगे, स्टूडेंट बॉक्स में स्केल होता है, उसमें सेंटीमीटर छोटा छोटा खान होता है 10 गो, वो ध्यान रखिएगा। और भी उसमें छोटा छोटा लाइनिंग होता है, तो सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, उसी में मिलीमीटर होता है। ठीक है, वो छोटा छोटा खान होता है ना, एक से मतलब 10 खाने होता है छोटा छोटा, उसको क्या बोलते हैं, मिलीमीटर बोलेंगे, ध्यान रखिए। तो ये कह रहे हैं कि मिलीमीटर के भागों में क्या होता है, अंकित होता है। दूसरा पैमाना वर्नियर पैमाना कहलाता है, जिसमें एन खाने समान कि साधारण यंत्र में एन का मान कितना होता है, 10 होता है। तो यही कहा जा रहा है कि दूसरा पैमाना जो होता है, ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है, वर्नियर पैमाना कहलाता है, जिसमें एन खाने होते हैं। ठीक है, एन खाने बने होते हैं। इन एन खानों का मान सामान्यतः मुख्य पैमाने के n-1, यदि उसमें मुख्य पैमाना, ध्यान रखिएगा कि 10 को n खाना होगा, तो उसका ध्यान रखिएगा कि ये मुख्य पैमाना के n खानों के बराबर होता है। तो ये जो n का मान कितना होगा, n-1, यानी 10 -1 कर देंगे तो कितना होगा, 9। ठीक है, तो ये वर्नियर कैलिपर्स। अब इसको पहले इतना नोट कर लीजिए। देखिए, वर्नियर की अल्पतम माप निकालने के लिए क्या किया जाता है कि मुख्य पैमाने के एक खाने का मान लिया जाता है, और बटा में क्या किया जाता है, वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या लिया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि इसको कितना भाग में बांटा गया है, तो 10 भागों में बांटा गया है। तो 10 भाग में बांटा गया यानी एक खान कितना होगा, 1 होगा। 10 भाग में तो हम इसको बांट सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, लिखेंगे 1 mm, और बटा में कितना, फिर कह रहे हैं वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या, टोटल खानों की संख्या साधारण यंत्र में कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ बटा में कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, एक में जब 10 से भाग लगाइएगा तो 0.1 mm के इक्वल होगा। तो वर्नियर में ध्यान रखिए अल्पतम माप कितना होता है, 0.1 mm होता है, यानी 0.1 मिलीमीटर होता है। इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। मुख्य पैमाने के इसी बात को लिखा गया है, ये अथवा ऐसे लिख सकते हैं, लिखा गया है कि यंत्र के अल्पतम माप कैसे निकालते हैं, तो मुख्य पैमाने के एक खाने का मान। तो मुख्य पैमाने के एक खाने का मान कितना होगा, यहाँ इसको लिखेंगे, एक खाने का मान 1 mm, यहाँ लिखा जाएगा 1 mm, और माइनस वर्नियर पैमाने के एक खाने का मान। यहाँ पर मुख्य पैमाने के एक खाने का मान, तो इसमें आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा गया है कि क्या कहा जा रहा है कि मुख्य पैमाने कहते हैं, इस यंत्र के 2 पैमाने होते हैं, जिसमें से एक को क्या कहा जाता है, मुख्य पैमाना कहते हैं, और साधारणतः mm में ये क्या होता है, अंकित होता है। दूसरा पैमाना वर्नियर पैमाना कहलाता है, जिसमें n खाने होता है। तो ये इसमें तो हो गया, ध्यान रखिएगा कितना, 1 mm, और ये कह रहे हैं n खाने। तो n टोटल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें 1 हो गया, और ये टोटल होगा कितना है, जितना मुख्य पैमाना होता है उसके n-1 खानों के बराबर होता है। कह रहे हैं ना, n खानों का मान जो होता है सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः मुख्य पैमानों के n-1 खानों के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे n-1, और बटा में क्या, इतना, यानी mm लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, इससे गुना कराएंगे, तो गुना करेंगे तो ये कितना होगा, तो जब गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे वर्नियर पैमाने में एक खाने का मान। अब इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस, उसके बाद ये होगा n, यहाँ माइनस है तो ये माइनस लिख दिए, n-1 है, और बाटा में क्या है, n है, यहाँ इसको लिखा जा सकता है, और इधर पर लिख दे रहे हैं, ये होगा n-n, और माइनस माइनस मिल के प्लस होगा, और बाटा में n से n कटेगा, यानी 1/n, और n के मान हम लोग जानते हैं कि 10 होता है। तो 1 जब 10 करेंगे तो ये 0.1 यही mm आएगा। फिर से यहाँ से कह रहे हैं, समझिए कि यंत्र की अल्पतम माप जो होगा, मुख्य पैमाने का एक खान का मान, एक खाने का मान, और माइनस में क्या होता है, वर्नियर पैमाने के एक खाने का मान। ठीक है, तो
तो मुख्य पैमाना आप देख रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि मुख्य पैमाना, इसमें मुख्य पैमाना जो होता है वो तो 10 भाग में बटा होता है। तो 10 भाग में बटा होता है जिसमें से एक खान लेना है। तो 10 mm, 10 ध्यान रखिएगा कि पूरा जो होता है 10 बराबर भागों में बटा होता है। तो एक भाग कितना होगा, 1 mm होगा, तो वही लिखा गया 1 mm। और माइनस में क्या, तो वर्नियर पैमाने के एक खाने का मान। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन खानों का मान जो होता है मुख्य पैमाने के n-1 खानों के बराबर होता है। तो इसमें मुख्य, ध्यान रखिएगा कि मुख्य खान कितना होता है n, तो उसके n-1 खान के बराबर होगा। तो n-1 बटा n करेंगे। अब क्या होगा कि इसमें इससे गुना कराएंगे तो n होगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, n-1 रहेगा और बटा में n होगा। माइनस से गुना कराएंगे तो माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1, n से n कट जाएगा, 1 बटा n, 1 रहेगा, n के मान आपको रख लेना है 10, ये आएगा 0.1 mm। तो ये वर्नियर कैलिपर्स में अल्फा माप जो होता है 0.1 mm होता है। यानी इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी कागज की मोटाई इत्यादि को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब कैसे इस पैमाने से मापेंगे, कागज की मोटाई कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग इसके बाद वो देखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए दूरी को यंत्र के बीच कहते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे ये स्क्रू गेज या पेंच मापी। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या जाने थे, वर्नियर कैलिपर्स। अब हम लोग जानेंगे किसके, अच्छा एक चीज और, वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग कहाँ करेंगे, तो वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से ध्यान रखिएगा हम छोटे छोटे गहराई, उसके बाद किसी खोखले बेलन के आंतरिक तथा बाहरी व्यास, गोले के आंतरिक तथा बाहरी व्यास, उसके बाद ध्यान रखिएगा किसी चीज़ की ध्यान रखिएगा अगर पतली मोटाई होगा तो उसके हम लोग क्या कर सकते हैं, मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग जानेंगे ये स्क्रू गेज या पेंच मापी। तो पेंच मापी क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए यह यंत्र पेंच के सिद्धांत पर काम करता है। पेंच आप लोग जानते हैं ना, पेंच को जैसे कसा जाता है, पेंच जिस तरह से रोटेट करता है, जिस तरह से घूर्णन करता है, उसी तरह से ये ध्यान रखिएगा स्क्रू गेज या पेंच मापी उस सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, इसमें भी 2 पैमाने होते हैं। पहला होता है यानी कि मुख्य पैमाना, सामान्यतः मिलीमीटर के खानों में क्या होता है, अंकित होता है। पहला मुख्य पैमाना जो होता है ना वो मिलीमीटर के खानों में अंकित होता है। दूसरा सिर्फ पैमाना जिसे वृत्तीय पैमाना भी कहते हैं, इसकी परिधि 50 या क्या होता है 100 इत्यादि के बराबर अंतरालों के भागों में बटी होती है। या तो 50 बराबर अंतरालों में बटा होता है और नहीं तो 100 बराबर अंतरालों में बटा होता है। जैसे ये अगर पेंच है, पेंच इस तरह से रोटेट करता है, अगर इस पे रख के इस तरह से घुमाएंगे, उस पेंच को नचाएंगे तो एक वृत्ताकार बनता है। तो इसमें भी ध्यान रखिएगा एक वृत्तीय सर्किल बनेगा और इसमें जो इसका ये परिधि होता है, ये परिधि ध्यान रखिएगा या तो 50 बराबर भागों में बटा होगा और नहीं तो 100 बराबर भागों में क्या होता है, बटा होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरा शीर्ष पैमाना जिसे वृत्तीय पैमाना भी कहते हैं, इसकी परिधि 50 या 100 इत्यादि के बराबर अंतराल के भागों में बटी होती है। पेंच के एक पूर्ण चक्कर में चली रेखीय दूरी को यंत्र की पीच कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, पीच। ये ध्यान रखिएगा उसका रास्ता है, पीच का मतलब क्या होगा, रास्ता, उसके रास्ता पीच इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इसका अल्पमान कैसे निकाले। तो देखिए अगर हम यंत्र की बात करते हैं, यंत्र की अल्पमान ये निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पीच बटा वृत्तीय पैमाने। वृत्तीय पैमाने पर खानों की कुल संख्या, वृत्तीय पैमानों पर खानों की कुल संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि पीच जो होता है
पिच या तो 50 बराबर भागों में बटा होगा, नहीं तो कितना 100 बराबर भागों में बटा होगा। तो हमें पिच एक यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेच के एक पूर्ण चक्कर में चली रेखीय दूरी को ये यंत्र की क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। इसी को हम लोग पिच कहते हैं। तो पिच हमको तो एक लेना है, पिच की लेंथ कितना लेना है, एक भाग लेना है। तो यहाँ पे एक लिखेंगे, 1 mm, और बाटा में ध्यान रखें कि बाटा में वृत्तीय पैमाने पर खानों की कुल संख्या, तो कुल संख्या या तो आप 50 ले सकते हैं, अगर 50 उस पर ध्यान रखिएगा खान है तो 50 ले सकते हैं, नहीं तो 100 खान होगा तो क्या लेना होगा, 100 लेना होगा। तो हम मान लेते हैं कि उस पर कुल खानों की संख्या जो है कितना है, 100, ठीक है। अब एक में 100 से जब भाग लगाइएगा तो ये ध्यान रखिए, भाग देने के बाद 0.01 mm आएगा, ठीक है। अब रही बात, ये इतना mm हो गया, तो यंत्र की अल्पतमांक जो होता है यानी न्यूनतम इसके मापने की जो ध्यान रखिएगा पैमाना होता है वो कितना होता है, 0.01 mm होता है, ठीक है। अब स्क्रू गेज या पिच मापी का प्रयोग करेंगे कहाँ, इस यंत्र के प्रयोग से हम किन लंबाइयों को मापेंगे, तो इस यंत्र के प्रयोग से हम ध्यान रखिएगा पतली चादर की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कागज हो गया, कागज की पन्ना जिस तरह से है, पन्ने की मोटाई ज्ञात करना होगा तो हम इसकी सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसी तार की परिधि ज्ञात करना होगा तो इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस तार की परिधि भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह धागे की मोटाई ज्ञात करना होगा यानी व्यास ज्ञात करना होगा तो हम पेच मापी या स्क्रू गेज की सहायता से क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अगर बात करें कि इसका उपयोग कहाँ करेंगे तो क्या कहिएगा, पतली चादरों की मोटाई ज्ञात करने में, किसी ध्यान रखिए तार की व्यास ज्ञात करने में, या कोई धागे की व्यास ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा स्क्रू गेज का प्रयोग पतली चादरों की मोटाई किसी तार का व्यास धागे का व्यास इत्यादि ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू गेज की प्रयोग की सहायता से हम पतली चादरों की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं, किसी तार का व्यास ज्ञात कर सकते हैं, या धागे का व्यास ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इतना नोट कर लें, एक पिच यानी 1 mm बटा में 100, भाग लगाएंगे 0.01 mm, ठीक है। गोलाई मापी का प्रयोग प्लेटों की मोटाई, गोलाकार तलों जैसे वॉच ग्लास, लेंस इत्यादि की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने में किया जाता है। आइए समझते हैं
देखिए तीसरा है, हम लोग पढ़ लिए, ध्यान रखिएगा, वर्नियर कैलिपर्स, उसके बाद पेंच मापी या स्क्रू गेज, तीसरा क्या है, गुलाई मापी। गुलाई मापी यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह यंत्र भी पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी पेंच के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पेंच के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, यानी पेंच के सिद्धांत पर आधारित है। इसके दो पैमाने में से मुख्य पैमाना मिलीमीटर में अंकित होता है। इसका दो पैमाना होगा, इसका भी ध्यान रखिएगा, जिसमें से एक मुख्य पैमाना होगा वो किस में अंकित होगा, ये मिलीमीटर में अंकित होगा, जबकि दूसरा जो पैमाना होगा वो वृत्तीय पैमाना होगा। ये चक्री परिधि पर अंकित सामान्यतः 100 बराबर भागों में विभक्त होता है। तो देखिए ये इसका चक्री ऐसे होगा, ये 100 बराबर भागों में क्या होगा, 100 बराबर भागों में ये विभक्त होगा, और प्रत्येक भाग को हम लोग 1 mm कहेंगे। कितना mm कहेंगे, 1 mm कहेंगे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि यंत्र के अगर अल्पतमांक लीजिएगा तो ये पिच बटा वृत्तीय पैमाने पर अंकित खानों की संख्या, तो ये 100 बराबर भागों में बटा होगा, और प्रत्येक भाग को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको पिच बोलते हैं। ये इसको क्या बोलेंगे, पिच। तो पिच के एक भाग लेना है, कितना भाग लेना है, एक भाग। तो एक भाग 1 mm होगा, क्योंकि 100 बराबर भागों में बटा होता है। तो 1 mm और बटा में क्या होगा, तो यहाँ पे कह रहे हैं वृत्तीय पैमाने पर अंकित खानों की संख्या। तो इसमें अंकित खाने कई को होता है, कितना इसमें खाना होता है, 100, और 100 से भाग लगाएंगे। तो एक में जब 100 से भाग लगाइएगा तो 0.01 mm आ जाएगा। अब रही बात, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि गोलाई मापी का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो गोलाई मापी के प्रयोग से हम प्लेटों की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। किसी प्लेट की, धातु की प्लेट जो होता है ना, उसकी मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। चश्मा आप लोग देखे होंगे, चश्मा में जो ग्लास लगा होता है ना, ग्लास की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं, लेंस की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यही लिखा गया है कि गोलाई मापी का प्रयोग से प्लेटों की मोटाई, गोलाकार तलों, कोई अगर गोलाकार तल है, जैसे वॉच ग्लास हो गया, एक घड़ी की, ध्यान रखिए घड़ी का ये ग्लास है, तो इस घड़ी के ग्लास की मोटाई भी इससे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेंस की मोटाई, उसके ध्यान रखिएगा, मोटाई को भी माप सकते हैं, वक्रता त्रिज्या इत्यादि ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछेगा, कैसे एग्जाम में सवाल पूछेगा, हम लोग ये जानेंगे। पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है। सबसे परिशुद्ध यंत्र ध्यान रखिएगा वही होगा जिसका अल्पतमांक जो होगा सबसे कम आएगा। जिस यंत्र का अल्पतमांक जो होगा सबसे कम होता है वो उतना ही परिशुद्ध होता है। जैसे किसी यंत्र का अल्पतमांक है 0.01 mm है, और किसी का आ गया 0.01, ये 0.1 mm आ गया, और किसी का आ गया 0.001 mm आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो अल्पतमांक है ये सबसे कम आया है, इसलिए ये जिस यंत्र का अल्पतमांक होगा वो सबसे परिशुद्ध होगा। इसके जस्ट बाद अब इससे ज़्यादा किसका है, इसका है, तो इससे ये ध्यान रखिएगा थोड़ा कम परिशुद्ध है, और सबसे कम परिशुद्ध ये है क्योंकि इसका अल्पतमांक ज़्यादा है। तो जिस यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होगा ना वो उतना ही परिशुद्ध होगा। परिशुद्ध कहने का मतलब वो उतना ही ध्यान रखिएगा शुद्धता से मापेगा, और जिसका ज़्यादा होगा वो कम शुद्धता से मापेगा। तो यहाँ पे दे रखा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध है। एक वर्नियर कैलिपर्स जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। दूसरा क्या है, एक स्क्रू गेज जिसकी चूड़ी अंतराल 1 mm है और वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है। कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है। तो चलते हैं, पहला देखते हैं। पहले सबसे पहले हम इसका अल्पतमांक निकालेंगे, वर्नियर कैलिपर्स का ये अल्पतमांक निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे, चूंकि लिखा जाएगा चूंकि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक निकालिएगा तो इसके लिए क्या होता है, बोलिए इसका अल्पतमांक कैसे निकालते हैं। तो ये होता है, ध्यान रखिएगा, इसके लिखते हैं मुख्य पैमाने पर एक खानों का मान। यहां पर लिखेंगे एक खाने का मान, और बटा में कुल विभाजनों की संख्या, कुल विभाजनों की संख्या।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका ये कितना विभाजन है, 20 विभाजन है। तो 20 विभाजन में से एक को ऊपर रखना है, तो एक यहाँ पे होगा और बटा में होगा क्या, कुल विभाजन 20 है। तो ये mm में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ध्यान रखिए वर्नियर कैलिपर्स में जो होगा ना मुख्य पैमाना वो mm में अंकित होता है। किस में होता है, mm में। तो यहाँ पे होगा 1 mm, एक पैमाने का मान, तो ये 1 mm होगा और बटा में 20। भाग लगेंगे 1 में 20 से, तो जब 1 में आप 20 से भाग लगेंगे तो भाग लगेगा नहीं, 0 लगाएंगे तो दशमलव भी देंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो एक 0 और लगा के एक और लगाएंगे तो 5 बार में कटेगा, यानी इसका मान आ गया 0.05 mm। अब इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। कितना mm होता है, 10 mm होता है। तो जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से और भाग लगाना पड़ेगा, यानी 0.05 mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए बाटा में 10 लगाना पड़ेगा, तभी हो जाएगा सेंटीमीटर में। यानी अब ये बन जाएगा 0.005 सेंटीमीटर होगा। समझ रहे हैं क्या, इसको ओरिजिनल लिख दें, कितना होगा 0.005 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये निकल गया किसका, तो ये वर्नियर कैलिपर्स का अल्पमान निकल गया। इसी तरह से हम निकालेंगे किसका, स्क्रू गेज के लिए। तो बी नंबर में कह रहे हैं एक स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज का यहां लिख रहे हैं स्क्रू गेज का अल्पमांक निकलिएगा। तो यहां पे कह रहे हैं कि चूड़ी अंतराल, तो ये लिखना होगा चूड़ी अंतराल बाटा में वृत्तीय पैमानों पर कुल खानों की संख्या, वृत्तीय पैमाने पर कुल खानों की संख्या, कुल खानों की संख्या, खाने की संख्या। तो आप देख रहे हैं कि चूड़ी अंतराल कितना है, 1 mm है, और वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है, यानी खान जो है 100 को है। हम इसको लिखेंगे 1/100 और ये mm में है, तो यहाँ पे mm लिखा जाएगा, ये होगा 1 mm और बटा में कितना 100, भाग लगाएंगे तो यह जाएगा 0.01 mm होगा। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, तो सेंटीमीटर जब mm में रहे सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 10 से भाग लगा देंगे, तो 0.01 mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग लगाएंगे, यानी 0.001 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तीसरा करेंगे कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमा के अंदर होता है, तो प्रकाशिक यंत्र का अल्पमान निकालेंगे। सी नंबर में लिखेंगे प्रकाशिक यंत्र की अल्पमांक निकालिएगा, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, यहां कहा जा रहा है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होता है ना, ध्यान रखिएगा वो एंगस्ट्रम के अंदर होता है। किसके अंदर होगा, एंगस्ट्रम। ठीक है, कितना एंगस्ट्रम होगा, तो ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, इसको हम लोग लिखेंगे, दिख रहा है क्या, तो नोट कर लीजिए, उसके बाद ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटा दें। ठीक, चलिए सवाल को मिटाते हैं। यहाँ लिखा गया है क्या, प्रकाशिक यंत्र की अल्पमांक जो होगा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होता है ध्यान रखिएगा 5000 एंगस्ट्रम होता है। इसको हम लोग लिख देते हैं, ऊपर लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रम। अब इस हम लोग जानते हैं कि एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर, या एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे लिख सकते हैं, 5000
गुना 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 3 जीरो है, तो 3 जीरो के चलते ये 3 को और कम हो जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 10 की पावर 3 गुना 10 की पावर माइनस 8। जब ये आधार दोनों का सेम है तो हम पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तब प्लस 3 और माइनस दिख रहा है, माइनस कितना है 8, दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस में प्लस में, तो माइनस में 5 हो जाएगा। तो 5 गुना 10 की पावर माइनस 5, ये सेंटीमीटर में आ रहा है, ये सेंटीमीटर में आ रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना, ये माइनस में है तो माइनस हटेगा, तो आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे कि जब किसी भी चीज का, जैसे ये x की पावर माइनस 2 है, हम इसको लिख सकते हैं 1/x²। इसी तरह से a की पावर अगर माइनस m है तो इस माइनस को हटाने के लिए 1/a की पावर m का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ये माइनस हटाने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 बटा, और नीचे लिख रहे हैं शायद नहीं दिख रहा होगा, 5 बटा ध्यान रखिए 10 की पावर 5 होगा, तो 10 की पावर 5 का मतलब 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 बटा ये 5 जीरो होगा यानी 1 लाख होगा। तो इसको लिखा जा सकता है 0 जितना जीरो उतना अंक पे दशमलव डालते हैं, तो दशमलव यहाँ से कितना अंक पे 5 अंक पे पड़ेगा, जबकि मेरे पास एक अंके है, यहाँ पर अगर इस अंक को लिख रहे हैं तो एक अंक है मेरे पास लेकिन 5 जीरो है, तो 5 को अंक पे दशमलव डालना होगा। तो 5 को नहीं पढ़ रहे हैं, पूछ रहा है तो यहाँ 4 को जीरो लगाना पड़ेगा, अब 5 को पूछ गया तो यहाँ दशमलव लगा देंगे और यहाँ जीरो कर देंगे, और ये हो गया सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि जो वर्नियर कैलिपर्स है इसका अल्पतमांक क्या गया 0.005 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज का अल्पतमांक आ गया कितना, तो 0.001 सेंटीमीटर, जबकि ये प्रकाशिक यंत्र का अल्पतमांक आ गया 0.0005 सेंटीमीटर आ गया। तो हम देख रहे हैं कि ये जो अल्पतमांक है इन दोनों की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए प्रकाशिक यंत्र जो है ये सबसे परिशुद्ध मात्रक है, लंबाई मापने का सबसे परिशुद्ध मात्रक है। तो यहाँ से लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि प्रकाशिक यंत्र का अल्पतमांक जो है सबसे कम है, सबसे कम है, इसलिए लंबाई मापने का सबसे परिशुद्ध मात्रक, परिशुद्ध मात्रक, अच्छा परिशुद्ध यंत्र प्रकाशिक यंत्र है, मात्रक ही लगाते हैं यहाँ, मात्रक प्रकाशिक यंत्र है। आ रहे समझ में? तो इस तरह आपको क्या करना होगा, दिए गए जो भी प्रकाशिक जो भी मात्रक होगा उसका हम लोग अल्पतमांक निकाल लेंगे और देख लेंगे किसका अल्पतमांक सबसे कम है। जिसका अल्पतमांक सबसे कम आएगा वही सबसे ध्यान रखिए परिशुद्ध होगा, और जिसका जितना ज्यादा आएगा वो कम परिशुद्ध होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं।